नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस सीसेट की जो हमारी फुल मॉक टेस्ट की सीरीज है उसके पार्ट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो मार्क्स सहित आप यस लिख करके कमेंट करिएगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं फाइनली। तो हमारी शुरुआत होगी हमेशा की तरह हिंदी सेक्शन से। 1 से 4 नंबर यानी टोटल 5 क्वेश्चन अपने पास हैं, इनफैक्ट 4, जिनके लिए हमको ये पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है और साथ ही साथ समझ थोड़ी बहुत डेवलप करने की भी, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आने लगे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई थिंक सभी ने अभी तक ऐसा कर लिया होगा। थोड़ा सा इसमें और आगे चलें अगर हम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और देखने की हमको ज़रूरत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के संबोधन के अनुसार देश में कौन सा ऐसा गुण है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये आत्मनिर्भरता है। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। एक बार न केवल फिर से देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया। तो गुण कौन सा हुआ यहाँ पर? आत्मनिर्भरता। गद्यांश के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, समस्या का रीजन बना हुआ है? ये चीन है। और पैसेज आप नहीं भी देखते तो भी यहाँ पर समझ जाते, जिस तरीके से 2020 में सिनेरियोस चले हैं। 2 का होगा ए। 3 नंबर आते हैं कि इस वाले पैसेज के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। तो पहला है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका योगदान इंपॉर्टेंट होगा। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, क्योंकि जानते हैं पीएम साहब कि उद्योग जगत कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको मोटिवेशन चाहिए। दूसरा है कि वैश्विक महामारी संकट को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। सही बात है, चीन को लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये जो वायरस है, मनहूस वायरस, इसका ओरिजिन चीन से माना जाता है, सिर्फ इसलिए। सी है अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन का कार्य ग्राउंड लेवल पर उतने अच्छे से नहीं हुआ है जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ये तो कोई भी कार्य ग्राउंड लेवल पर उतना अच्छा नहीं होता, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है, ये सभी सही है, आपको मिल जाएगा इसी पैसेज में। चौथा है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा ऐसा विभाग है जो आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंड करती है। तो ये भारतीय नौकरशाही यानी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी किस चीज का पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासनिक पार्ट है। सी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 नंबर है कौन सी ऐसी भाषा है, ये 5 नंबर अलग है, पैसेज से संबंधित नहीं है, ध्यान रहे, जिसमें समास का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये संस्कृत है। बी। 6 नंबर है गज भर की छाती होना। मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? यह है कि बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाना, साहस का ऐसा प्रदर्शन करना जिसकी अपेक्षा नहीं थी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। 3। गण्य का विलोम यानी एंटोनिम, यह है नगण्य। गण्य का मतलब है कंसिडरेबल, नगण्य का मतलब है इग्नोरेबल। 8 नंबर है तत्सम तद्भव की जोड़ी कहां पर सही नहीं दिखाई देती। अर्ध आधा एक ही मतलब है, हाफ। 11 एकादश एक ही मतलब है, 1 और 1 11। कमल कंवल एक ही मतलब है, वो कीचड़ और गंदी संदी जगह जो फूल उगता है प्यारा सा कमल, वो वाला। कर्तव्य परायण नहीं, कर्तव्य परायण तो पेयर है जो आपको ये बताता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये दोनों सेम मीनिंग थोड़ी ना है, कर्तव्य और परायण। डी। पाउडर कौन सी ऐसी भाषा का विदेशी शब्द है? अंग्रेजी, सभी को पता है। 9 का होगा ए। उसके बाद 10 नंबर है मधु के अनेकार्थी शब्द यानी कि जो सेम मीनिंग रखते हो, इसमें से कौन सा नहीं है? शहद है, शराब है, दूध भी है, लेकिन भंग नहीं है। भंग मतलब वो जो भांग होती है। 10 का होगा सी।
11 नंबर में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सही वाला एकदम। मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, गलत, मुझे होना था। हमारे को कुछ ध्यान नहीं है, ये भी गलत। मुझको कुछ ध्यान नहीं है, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, ये परफेक्ट है। 11 का होगा डी। कौन से शब्द की स्पेलिंग सही है, अमांगलिक, बस 12 का ए। ये पारस्परिक होता है, ये नहीं। ये निष्पाप में शाह ऐसे लगता है, षटकोण का सा ये होता है। 13 नंबर में बगीचा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उद्यान, वाटिका, उपवन, ये है लेकिन वन नहीं है। वन का मतलब होता है जंगल। 13 का हो गया आपका सी। उसके बाद 14 नंबर है सकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें एक्चुअल में काम हो रहा हो, प्रोडक्टिव काम हो रहा हो। तो बच्चा सो रहा है, क्या चीज सो रहा है पता नहीं। छोटू मोबाइल पर गेम खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, गेम, ये सही है। वह आ रहा है, मैं नहा रहा हूं, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, बस बॉडी की एक्टिविटी हो रही है। तो 14 का होगा बी। 15 में राहिल कौन सी बोली का शब्द है, भोजपुरी। राहिल, डूबल, ये सब उसी में आते हैं। अमृत का विलोम सोम, विष, पीयूष, ये सब इसके सिनोनिम है। विष नहीं, सॉरी, सुधा। ये जो विष है इसका मतलब जहर, अमृत जहर, ये विलोम है, ये सी है। इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये है स्वागत। 17 का होगा सी। 18 में कौन सा ऐसा वर्ण है जो संयुक्त स्वर नहीं है, मतलब स्वर व्यंजन मिला के जो बनता है वो नहीं है, ये ओ है। 18 का होगा सी। से बात करते हैं आगे के सेक्शन की, जिसमें हम देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग और उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स के सवाल को, कम्युनिकेशन बेसिकली। तो 19 नंबर है 30 लोग हैं किसी क्लास में जिनकी एवरेज एज 34 है, तो टोटल एज होगी 34 का 30 गुना 1020। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों मिला के 98 साल के थे, क्लास से चले गए। 98 यहां से कम हो गया, ये बचा 922। अब इसमें एक स्टूडेंट ऐसा आया जो कि 48 साल का है। 922 और 48 हो गया 970। तो 30 थे, 2 चले गए तो 28 बचे, एक आ गया तो 29 बचे। अब ये जो 29 लोग हैं इनका एवरेज कितना है, इनका सम इतना है। एवरेज के लिए 29 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 33.4 समथिंग, बी ऑप्शन। फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट बताइए। अब इतने की अगर बात करें तो 8 है, 8 की पावर 202, बाकी से कोई मतलब नहीं होता, लास्ट डिजिट ये 38। अब पावर को घटाना है। 8 और 3 के लिए रूल ये होता है कि जो भी पावर है उसको 4 से काट के उसका रिमाइंडर लिखा जाए। तो 200 पूरा कट जाएगा, 2 बच जाएगा, इट विल बी 8 का स्क्वायर। ये 36 पूरा कट गया 4 से, 2 बच गया तो 3 का स्क्वायर। 64 और 9 73, लास्ट पे क्या आया, 3 आया, सी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। √2 यहां बेस में है तो उधर भी होगा, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये हो गया 2 की पावर 12, यानी √2 की पावर 24, बिकॉज √2 का मतलब है 2 का मतलब है √2 का स्क्वायर। ये कट गया, x स्क्वायर 24 आया, तो x इसे आप लिख सकते हैं 4√6, तो ये प्लस माइनस 2√6, डी। 20 स्टूडेंट थे जिनके एवरेज मार्क्स 85 निकाले गए, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे निकले जो नंबर लाए तो इतने इतने थे 85 और 80, लेकिन लिख दिया इनको 90 और 85। तो यहां पर एरर की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ ऑल ट्रू वैल्यूज माइनस सम ऑफ ऑल फॉल्स वैल्यूज। ट्रू वैल्यूज का मतलब है जो लेना था। 8 8 16, 5 165, 9 8 17, 175, ये -10 हुआ। इस -10 को 20 में बांटेंगे तो 0.5 होगा, -10/20। जो भी पुराना एवरेज है उससे 0.5 घटा दीजिए, 85 - 0.5 84.5 ए। उसके बाद 23 नंबर है, एक नंबर है जिसका 65% 40 ज़्यादा 6 गुना उसी नंबर से। अब यहाँ पर उस नंबर का x का 1/8 और 2/5, ऑफ का मतलब गुणा, ये 40 है। 20 20 पंजे 100, 100 गुणे 8 800, बी। अब इसमें P किसी काम को 20 दिन लेता है अकेले पूरा करने के लिए और Q लेता है 5 दिन।
तो इन दोनों का एलसीएम यानी 20 यूनिट टोटल काम हो गया। P जो है वो 20 दिन में 20 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा। इसी तरीके से Q जो है वो 5 दिन में 20 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट। ये वाली चीज है। 2 days वर्क ऑफ P एंड Q। P और Q एक दिन में कितना करेंगे? 1 और 4 5, 2 दिन में करेंगे डबल 10, इतना ही तो करेंगे। अब इतना ही 10 यूनिट जो है ये S कर देता है 5 दिन में, तो 5 दिन में S जो है 10 यूनिट करेगा, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। S की भी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इसमें 70% वर्क को हमें तीनों से करवाना है, तो 20 का 70% 14 होगा। ये तीनों मिलके 2 4 6 7, एक दिन में 7 यूनिट करेंगे, तो 14 करने के लिए 2 दिन लेंगे। C। अब इसमें एक शर्ट है, 3 लगातार डिस्काउंट दिए। मान लीजिए 100 उसकी MRP है, 15% का डिस्काउंट दिया, 85 हुआ। उसके बाद 25% मतलब आधे का आधा, 85 का आधा हुआ 42.5, उसका आधा हुआ 21.25 यानी 63.75, इतना बचा। अब इसमें 10% और दिया यानी 6.375 कम कर दिया। 10 मतलब उधर से 1 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 57.325। अब 100 रुपए की चीज इतने में बिक रही है, इसका मतलब 100 माइनस दिस 42.625 का आप डिस्काउंट दे चुके हैं। डी। अब इसमें 26 नंबर है, MRP जो है किसी बैग का वो X रुपए है। अब एक शॉपकीपर दुकानदार जो है वो 30% कमा लेता है इतने में बेचने के बाद, तो 130% में बेचता है बिकॉज 30% कमा गया, 7150। तो कॉस्ट प्राइस कितने पे खरीद के लाया ये बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी इतनी, 0 से 0 कटा, इंटू 100/130, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5500 रुपए में खरीदा होगा इसने। अब इसमें जो MRP है वो सेलिंग प्राइस का 10% ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस आपका इतना ही है, इतने में ही तो बेच रहे हैं। अब इसका 10% 715, ये 7865, इतना हमारा MRP है, इतना कॉस्ट प्राइस है। और हमसे पूछा है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस, यानी कि इनमें कितना फर्क है, तो 2365 का फर्क है। बी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का नेचर क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर देखा जाता है, इसमें इट इज बिहेवियर ओरिएंटेड। डी। अब इसमें ऐसा गोल जो अचीव किया जा सकता है, ऐसा टारगेट जो पूरा किया जा सकता है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, अदरवाइज अचीव नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा, डिफाइंड, मेजरेबल, मतलब कितने दिन में काम करना है पता होना चाहिए, ये सब चीजें स्पेसिफिक संबंधित होना चाहिए। तो सारे फीचर हैं, ऑल ऑफ द अबव। 28 का होगा डी। उसके बाद 29 नंबर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके कारण वहां काम करने वाले एम्प्लॉय की पुअर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, यानी कि वो काम और अपनी जो पर्सनल लाइफ है इसके बीच में वो बैलेंस नहीं बना पाता है, या तो वो काम पे ज्यादा ध्यान देगा या तो पर्सनल लाइफ पे बराबर समय नहीं दे पाएगा। तो प्रोडक्टिविटी सही बात है, जहां पे वो काम कर रहे हैं अगर वहां प्रोडक्टिविटी की ज्यादा डिमांड होगी तो इसे जॉब पे ज्यादा समय देना होगा। टर्नओवर ये भी मैटर करता है, प्रोडक्टिविटी टर्नओवर ही डिसाइड करती है। एब्सेंटिज्म, वहां पे अगर स्टाफ नहीं आ रहे हैं तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को ज्यादा काम करना होगा। इसका भी होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे रीजन यहाँ पे हैं। 30 नंबर में कौन कौन से करेक्ट हैं, सही हैं, ये बताइए। तो पहला है कि अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे काम करना चाहते हो लेकिन आपको आपकी जॉब प्रोफाइल चैलेंजिंग लगती है, यानी काम वही करना है लेकिन काम इस समय जो कर रहे हो वो टफ लग रहा है, तब आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कोग्निटिव टाइप के अंदर आता है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, कोग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब यही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद है, अगर आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हो लेकिन आपको उसे अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, जैसे यूपीपीसीएस के थ्रू पोस्ट लेना अपने आप में अच्छा गोल है लेकिन आपको मोटिवेशन चाहिए होती है क्योंकि गोल का जो लेवल है वो अच्छा खासा है, इट इज मॉडरेट लेवल, सही है।
तीसरा है कि अगर गिव एंड टेक की प्रोबेबिलिटी इक्वल हुई, यानी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना प्राप्त भी कर रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप हैप्पी वाली होगी, खुश रहेंगे दोनों लोग, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव अगेन, डी। अब इसमें यह चीज है 31 नंबर में कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है और आप उसके ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं, उसके कृतज्ञ रहना चाहते हैं, तो किस प्रकार का ये एटीट्यूड होता है? इट इज यू एटीट्यूड, यानी आप सामने वाले को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इट इज यू, बी, आपकी वजह से जो है। 32 नंबर है कि कोई मिक्सचर है जिसमें दो चीजें हैं, स्पिरिट और कैरोसिन। ये स्पिरिट है, ये कैरोसिन 1/3 का रेशियो है। अब इसमें 15% इम्प्योरिटी है जो कि ना ये है ना ये है, वो नीचे बेस पे बैठी हुई है, धूल मिट्टी ये सब। अब इसमें स्पिरिट जितना भी है, इट इज 13 लेस देन स्क्वायर ऑफ 8, 8 स्क्वायर माइनस 13, यानी 64 में से 13 गया 51, 51 लीटर आपका स्पिरिट हो जाएगा। यानी 1 का मतलब है 51, तो 3 का मतलब है 51 इंटू 3। टोटल चीज बतानी है, ये हो जाएगा 51 इंटू 4, 204 लीटर। सो 204 लीटर ऑप्शन ए। अब उसके बाद 33 नंबर है कि कोई चीज 25% के लॉस में बिक रही है। ये कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, 25 के लॉस में बिकेगी, तो ये बिकेगी 75 में, 25 4 जा 25 3 जा। 4 रुपए की चीज 3 रुपए में बिक रही है। कुल मिला के बात ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? X% ऑफ CP इज इक्वल टू SP। विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर क्रय मूल्य होगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू X% ऑफ SP। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए की चीज, X बाई 100 इंटू SP, दैट इज 3, 400/3, 133.33, डी। उसके बाद 34 नंबर है सिंपल इंटरेस्ट से। कोई प्रिंसिपल है जितने रुपए आप उधार दे रहे हैं वो 4 साल बाद आपको 2400 मिलेंगे ब्याज समेत, और 12 साल बाद 3200 मिलेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, ये 2400 कब होगा? 4 साल बाद, और यहां से अगर आप 12 साल बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा 3200। ये टोटल गैप 12 का, ये 4 का, तो इतना गैप होगा 8 का। अब कितने का डिफरेंस आ गया? 800 का, यानी 1 साल के आपके 100 रुपए। अब प्रिंसिपल में हर साल हमेशा सेम चीज ऐड होती है, तो यहाँ 4 साल का माइनस करके वापस प्रिंसिपल पे जा सकते हैं आप। 4 साल का 400 रुपए, 2400 माइनस 400, 2000 रुपए, यही आपका प्रिंसिपल है ए। उसके बाद 35 नंबर अलजेब्रा से है। x प्लस 1/x पता है, x माइनस 1/x चाहिए। तो x प्लस 1/x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही तो होता है। ये हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 16 में से 2 गया 14। इस बात को याद रखिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपको क्या देने वाला है? ये देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यानी 14 में से 2 गया 12। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इतना है, तो वो चीज कितनी होगी? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√3, बी। अब इसमें 36 नंबर है ब्लड रिलेशन से। हम किसी भी मीडियम के रहे हो, हमें ब्लड रिलेशन के सवाल हिंदी में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे सरोज ने कहा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री। तो बेटे की पत्नी यानी बहू, बहू की बेटी यानी आपके बेटी की बेटी, बेटे की बेटी मतलब यानी आपकी पोती की माता है, यानी वो आपकी बहू है, तो आप क्या हुई? सास हुई। लेकिन सरोज का जेंडर नहीं पता, इसलिए सास या ससुर कुछ भी हो सकता है। दिस इज सी। अब ये आयोग के ऊपर है कि सरोज बाय डिफॉल्ट आप महिला ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे सास हो जाता, या फिर ये लोग इसको भी मान सकते हैं, ये उनके ऊपर है। क्योंकि कई बार अगर जेंडर ना डिसाइड हो तो न्यूट्रल के साथ हम लोग रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर से। सुभी का जो जन्मदिन है वो 27 अप्रैल को पड़ता है, और उस दिन पड़ा था गुरुवार, थर्सडे था उस दिन। शिवान्या 20 अक्टूबर को पैदा हुई, उस दिन क्या रहा होगा? तो आपके पास कौन कौन से महीने हैं जिसके बारे में बात करनी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड
अक्टूबर। अप्रैल होता है 30 दिन का, 3 दिन बाकी है केवल। 27 की बात हो चुकी है ना। मई पूरा 31 दिन, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 20, क्योंकि 20 ही अक्टूबर की बात करनी है। 7 से काट के रिमाइंडर लिखिए। ये तो छोटा है एज इट इज। 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, ये 3, ये 3, ये 3, 7 चौक 28, 6। तो उसके बाद 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 3, 20, 3, 23, 23 हुआ। 23 को फिर से 7 से काटेंगे तो 21 पूरा कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आप अप्रैल से चल के अक्टूबर तक गए थे, इसका मतलब +2 जोड़ना पड़ेगा। थर्सडे +2 यानी फ्राइडे, देन वी हैव सैटरडे, सी। इनफैक्ट यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिस विल बी 2, तो यहाँ से +1 आएगा, तो +1 यानी ठीक अगला दिन, दिस विल बी फ्राइडे। 37 का बी है, ध्यान रहे। इसके बाद शीशे में देख के घड़ी को बताना है कितना टाइम होगा अगर वो सच में 12:25 बजा रही है तो शीशे की ट्रिक क्या होती है, आपको 23:60 या फिर 11:60 जिसमें अच्छा लगे उससे माइनस कर दीजिए। 23:60 से करना ज़्यादा आसान है, कर देते हैं। ये 35 हुआ, ये 11 हुआ, 11:35 ऑप्शन ए। मिरर की ट्रिक ये है, अगर आपसे वाटर की ट्रिक पूछता, वाटर इमेज बात करता अगर, तो 18:60 या फिर 6:30 से आप लेस कर, 18:30 या 6:30 से आप लेस करते अगर वाटर इमेज की बात होती तो। अब इसके बाद पजल टेस्टर्स 39 नंबर में, इसमें 5 चीजों की बात हो रही है कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों की, कोका कोला से लेकर थम्स अप तक, सब में चीनी की मात्रा अलग अलग है। अब इसमें सीधे हम बात करेंगे, पूछा क्या है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चीनी है। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। अमाउंट ऑफ शुगर इन पेप्सी इज हायर देन अदर बेवरेजेस, तो हाईएस्ट वाली भाई पेप्सी है, इससे मीठा कुछ नहीं हो सकता, हाईएस्ट पे ये है। अमाउंट ऑफ शुगर इन फ्रूटी इज मोर देन ओनली माजा, फ्रूटी में जितनी भी चीनी है ना वो सिर्फ माजा से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। तो अब इससे बात है जो फ्रूटी है वो सेकंड लोवेस्ट है, और जो माजा है वो सबसे कम चीनी वाली है। ये वाली चीज हो गई। अमाउंट ऑफ शुगर इन थम्स अप इज नॉट मोर देन कोका कोला। तो 3 चीजें फिक्स हो चुकी हैं, 2 चीज बाकी हैं। तो शुगर की मात्रा थम्स अप में कोका कोला से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कोका कोला में थम्स अप से ज्यादा है। ये वाली चीज हो गई अपने पास। अब सेकंड पे कौन हो गया, ऑब्वियस सी बात है कोका कोला हो गया, दिस, तो आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें मैचिंग का सवाल है, पॉजिटिव स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है, नेगेटिव लॉन्ग टर्म। तो ए का होगा 2 और बी का होगा 1, A2 B1। सी और डी में चॉइस हो सकती है अपने पास, ए और बी काट दीजिए। सोशल स्ट्रेसर जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सही है। जॉब से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सोशल चीज़ों पे असर पड़ेगा, तो सी का होगा 4, A2 B1 C4 ऑप्शन सी। बस इतने से ही हो जाएगा। बाकी फिजियोलॉजिकल में मेनोपॉज, ये जितनी भी औरतें होती हैं ये समझ सकती हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल चीज़ों पर प्रभावित करता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल, ट्रैफिक जैम है, ई का होगा 5। अब इसमें 41 नंबर है कि भाई ई गवर्नमेंट के कौन कौन से एडवांटेज हैं, पॉजिटिव पॉइंट। अब ये जीएस में भी आ सकता है, पेपर 1 में ध्यान रहे। तो करप्शन ना हो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्विच किया गया, और इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा एक्सचेंज हो जाए, काम सबका प्रॉपर चलता रहे, इसलिए भी था। तो 1 और 2। साइबर क्राइम की पॉसिबिलिटी, ये है तो पॉइंट, बिल्कुल है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है ना, इट इज नेगेटिव पॉइंट। सिस्टम डिपेंडेंसी है तो पॉइंट, अगेन इट इज नेगेटिव पॉइंट, नॉट पॉजिटिव। बिकॉज अगर ये गवर्नमेंट हमें चलानी है तो कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंडेंट तो है ही है। तो पॉजिटिव पॉइंट है सिर्फ 1 और 2, ए। अब उसके बाद इन दोनों में से कौन सा सही है ये बताइए। तो पहला है कि अथॉरिटी एक ऐसा लीगल राइट है, आपको कानूनी अधिकार दिया गया है ताकि आप अपने नीचे वालों से काम करा सकें, सही बात है एकदम। और दूसरा है कि ये एब्सोल्यूट नेचर का होता है, एक बार जिसके पास अधिकार प्राप्त हो गया उससे अधिकार छीना नहीं जा सकता। इनका ट्रांसफ़र भी होता है, इनका डिमोशन भी होता है। जो लोग वर्किंग हैं वो जानते हैं, ये भी गलत है। ये पहला सही है, ओनली 1।
जो लोग पेड वाले हैं वो तो अपना स्कोर बता ही देते हैं कि उनका क्वालिफाई हुआ कि नहीं, अपने डाउट्स भी वहां पे क्लियर कर लेते हैं डिस्कशन में। अब जो लोग फ्री में यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में ये जरूर बताइए कि आपने इस वाले टेस्ट को क्वालिफाई किया कि नहीं और आपके मार्क्स कितने बने। ठीक, तो उसके बाद मुद्दे पे आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए कौन कौन से हैं। तो पहला है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबल होती है और इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। आज अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया तो कल हो सकता है कोई और बन जाए। ये बात यहां से सही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी इंडिविजुअल की है तो वो वही रहेगी, जितना आपसे बोला गया उतना करना पड़ेगा, ये सही है, ये सही है, लेकिन जो लिखा है वो गलत है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब जितने भी सबऑर्डिनेट हैं अपने साहबों, अपने सर वगैरह का इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बाध्य होते हैं, ये सही है। तो यहां से हो जाएगा ओनली 2। अब उसके बाद 44 में बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, गलत हैं स्टेटमेंट। तो पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि अंत में क्या निर्णय लेना है ये टॉप ऑफिशियल डिसाइड करता है, तो ये सही है। गलत कहाँ से है? दूसरा है कि बेसिक जो चीज़ें परफॉर्म होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नीचे लेवल के कर्मचारी करते हैं और उनकी देखरेख कौन करते हैं? ऊपर और मिडिल लेवल वाले। ये भी सही है, कहीं से गलत नहीं है। तो गलत कौन से हैं? कोई भी नहीं, ना इधर 1 और 2, डी। अब इसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की। सबसे पहला सवाल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 45 से लेकर 47, 4 क्वेश्चन करेंगे हम, इनफैक्ट 3। इस पूरे पैसेज को ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी पॉज करिए, यहां से लेकर यहां तक देखिए। आई थिंक सभी लोग पॉज कर चुके हैं। इसके बाद आप देखिए पूरा लास्ट तक, यहां तक आपने देख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें पैसेज के हिसाब से बताइए कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने कितना माइलस्टोन अचीव किया है। तो $0.5 ट्रिलियन का सी। अब दिखा देते हैं ये कहां पे है। यहां पे पहली लाइन पे लिखा है पास्ट दी $500 ट्रिलियन, हाफ मतलब 0.5। दूसरा लेवरेज का मतलब क्या है? तो लेवरेज का मतलब है कि जो भी रुपए आप उधार लेके आए हैं उसको बढ़िया से यूज करिए ताकि इन रुपयों के बदले अगर आप ब्याज दे रहे हैं ना तो ब्याज आपको खले नहीं, आप इतना प्रॉफिट कमा चुके हो उन रुपयों से ताकि ब्याज आपको खले नहीं। बी, टू यूज योर बोरोड कैपिटल सच अ स्ट्रेटेजिक वे दैट इट कुड मेक अ हायर प्रॉफिट देन पेबल इंटरेस्ट। फिर है 47 नंबर, बरी दी घोस्ट ऑफ द पास्ट। इसका मतलब है कि पुरानी चीजों को भूल जाइए। वही शाहरुख और सलमान वाली लड़ाई कि पुरानी चीजों पर मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए जीवन में। तो स्टॉप गेटिंग वरीड अबाउट अ पास्ट इवेंट विच ऑफन मेक यू एंशियस। बी। उसके बाद यहाँ 48 नंबर है एरर वाला पोर्शन बताइए। आई वॉज गिवन अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स होगा, इस वाले पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में। 49 नंबर है टू कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी जितना ही चादर है उतना पैर पसारिए, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी जितना आप लेकर आते हैं सैलरी उसमें कितना खर्च करना है कितना बचाना है इस बात का बैलेंस बनाना। बी, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद है कि जिसको मानव जाति से प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। सी। अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग सही है? एडोलेसेंट्स की। सी। अब 52 में इसमें ये बताइए कौन कौन सी स्पेलिंग गलत है? पेरीफेरी, सरकमफ्रेंस, सीधे दिख रहा होगा आपको, बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद 53 नंबर, इसमें से बताइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द थिंग विच इज लायबल टू बी इजिली ब्रोकन। कौन सी चीज इसमें जल्दी टूट जाती है? यह है ब्रिटिल। अब बाकी वीक और स्ट्रांग पर्सन होते हैं, थिंग नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। उसके बाद FIB, फिल इन द ब्लैंक्स। आई आस्क्ड प्रतीक इफ आई डैश बोरो हिज बाइक फॉर संडे। मैंने प्रतीक से क्या बोला कि क्या मैं आपकी बाइक संडे को ले जा सकता हूं? इफ आई कुड। बी। फिर है हमारा 55 नंबर। अब इसमें सेंटेंस इंप्रूव करिए। द इंजीनियरिंग कॉलेज इज सिचुएटिंग एट द आउटस्कर्ट ऑफ कानपुर सिटी। यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं, सिचुएटेड होगा। ए। इसके बाद इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बताता है? तो कौन बताता है?
प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है? फॉर, डी। उसके बाद है यहां पर बताइए जो बोल्ड पार्ट से लिखा है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? देयर आर 5 एम्प्लॉयज इन कानपुर ऑफिस, तो 5 का मतलब है एडजेक्टिव, विशेषण। उसके बाद 58 नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट अ लवली इन्वायरमेंट। तो व्हाट मतलब क्या नजारा था, तो वो मुझसे एक्सक्लेम्ड कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बात को। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली इन्वायरमेंट, सी। अब इसमें सिमिलर वर्ड चुनिए, मतलब सिनोनिम, मैसिव। तो मैसिव के अपोजिट होते हैं, जैसे टाइनी, छोटा हो गया, हाई रिलेटेड नहीं है, न्यूमरस संख्यात्मक है। मैसिव का मतलब है ह्यूज। इंग्लिश कमेंट्री में आपने सुना होगा व्हाट अ मैसिव ह्यूज 6, इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज करते हुए सुना होगा। 59 का होगा सी। अब इसमें 60 नंबर में अपोजिट वर्ड, एंटोनिम, फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब है कि जो आपकी प्रियोरिटी हो। अब इसमें हो जाएगा सेकेंडरी, यानी कि इस चीज को बाद में देखेंगे, बी। अब इसमें पैसिव में बदलिए, क्वेश्चन आपका ये है, द फार्मर ऑफ साउथ इंडिया ग्रो कॉफी, तो कॉफी इज ग्रोन बाय द फार्मर ऑफ साउथ इंडिया। इतना सिंपल था, इसका हो जाएगा सी। फिर 62 नंबर है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब है कि आपको कोई काम करने के लिए पर्पस होना चाहिए, टू हैव अ डेफिनेट पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, ए। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग एक दूसरे से बोलते हैं डोंट यू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? इसके बाद रीजनिंग के सवाल हमारे सामने हैं। एक क्लास में सुधा की पोजीशन ऊपर से 12वीं है, लेकिन नीचे से जो है इनकी पोजीशन है 48। तो सेम बंदे की रैंक आपको ऊपर नीचे से पता है, तो टोटल बता लेंगे आप। टॉप प्लस बॉटम -1, 48, 12, 60 कम किया तो 61, मतलब 59। 59 स्टूडेंट हैं, लेकिन ये जो 59 स्टूडेंट हैं किसमें गिनती की है? जो लोग पास हुए हैं। इन्होंने बोला है कि 3 स्टूडेंट पेपर देने नहीं गए, 59, 3, 62, और उसके बाद एक फेल भी हो गया, 62, 1, 63। तो कुल मिला के एक्चुअल टोटल कितना हुआ? 63, ए। अब इसमें 2 लोग हैं, मीना और धीरू। किसी पॉइंट से मान लीजिए यहां से चलते हैं, नॉर्थ जाते हैं, 10 किलोमीटर जाने के बाद मीना मारती हैं लेफ्ट और धीरू 10 किलोमीटर जाने के बाद मारते हैं राइट। लेकिन दोनों पहले 10 किलोमीटर जाएंगे ना, और उसके बाद मीना मारती हैं लेफ्ट, और लेफ्ट मार के कितना जाती हैं? 5 किलोमीटर। ये मीना की पोजीशन है, और धीरू कितना जाते हैं? ये 3 किलोमीटर, ये छोटा सा 3, ये धीरू हैं। इसके बाद दे बोथ मूव 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ये 10 ये गया, 5 और जाएगा, ये 5, ये 10, ये टोटल हो गया 15। अब उसके बाद इन्हें भी जाना है भाई, कितना? 15, तो 10 ये और 5 ये रहा दोनों के बीच का डिस्टेंस। इधर से क्यों गिन रहे हैं? इधर से गिनेंगे। ये इन दोनों के बीच में अभी कितना डिस्टेंस है? इतना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, 5, 3, 8, तो इधर भी होगा 8 किलोमीटर्स बी। अब इसके बाद आपके पास 17 कैरेट सोना है, उसका परसेंटेज बताइए प्योरिटी का। जबकि हमें पता है कि 24 कैरेट अगर सोना है तो वो 100% प्योर है। 17/24 × 100, 1700/24, 4 6 4 425, 70 सही, 5/6% बी। उसके बाद हमारे पास 2 फिगर हैं। इसके बाद हमारे पास 2 फिगर हैं, जैसा हमने बोला, स्क्वायर और हेक्सागन, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, साइड 1 ले लेते हैं, और ये होता है 6 × साइड 2, यही तो होता है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। साइड 1 और साइड 2 का रेशियो हो जाएगा यहां से 3/2। साइड 1 किसकी है? स्क्वायर की, और साइड 2 है हमारे हेक्सागन की। रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें एरिया पता होना चाहिए हेक्सागन का कि क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन। तो एरिया ऑफ हेक्सागन भाई 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को मिला के बनता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। और हमें डिवाइड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर होगा, साइड 1 स्क्वायर, ये 6 इंटू √3/4 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, और ये हो जाएगा 9, 6√3/9 यानी 2√3/3 बी। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। एक बाइक अगर सर्विस नहीं है उसकी तो 50 की स्पीड पे चल सकती है मैक्सिमम, और सर्विसिंग कराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ के 60 हो जाती है। अब इसके बाद सर्विस करवाने के बाद आप 6 घंटे बाइक लेके गए कुछ डिस्टेंस चलने के लिए, तो जब आप सर्विस करा चुके हैं तो उसकी स्पीड 60 होगी। तो 60 इंटू 6 डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, 360 आपने डिस्टेंस चला। तो यहां पर बताइए कि अगर सर्विस नहीं हुई होती बाइक की तब कितना समय लगता, स्पीड से डिवाइड कर दीजिए उस समय की, 7.2 आवर्स बी। इनफैक्ट सी। उसके बाद 69 में P एंड Q का फॉर्मूला ये है, तो 3 एंड Q और 4 एंड 5 का सम बताइए। तो 3 एंड Q सॉल्व करने के लिए P की जगह पे 3, Q की जगह पे 6, तो 3 स्क्वायर प्लस 4, 3 इंटू 6 माइनस 36, 4 3 12 6 72, 72 माइनस 36, 36 36 9 45। उसके बाद 4 एंड 5, 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 इंटू 5 माइनस 25, ये 16, 4 चौक 16 पंजे 80 माइनस 25, ये 55 और 16 71 45 हो गया आपका 116 सी। उसके बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर इतना है, तो 5 12 फिर क्या 13, ट्रिपलेट होती है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 13। सरकम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा, 13 का आधा 6.5 सी, ये पता होना चाहिए। 71 नंबर में हमें बात करनी है कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर कौन कौन सी चीजों से हमें बचना चाहिए। गिविंग अननेसेसरी ऑर्डर, किसी को ऑर्डर मत दीजिए जब तक जरूरत ना पड़े। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद आप मत बनिए, और उसके बाद फालतू के लॉजिक मत दीजिए, तो ये सारे काम मत करिए, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग लिस्ट नंबर 1, पोस्चर का मतलब है किस तरीके से आप खड़े होते हैं कि बैठते हैं, तो ए का होगा 2। गेस्चर का मतलब है किस तरीके से बॉडी मूवमेंट होती है बात करते समय, बी का होगा 1। पर्सनल अपीयरेंस में किस तरीके के कपड़े और बालों की क्या स्टाइल है, सी का होगा 4। और डी का ऑटोमेटिकली 3। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें कैसा टोन है, कितनी तेज आवाज है, ये सब, और उसमें बाधाएं कितनी आती हैं, डी का होगा 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी। उसके बाद बताइए कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो स्पेसेस होती हैं उसका कौन सा एक टाइप नहीं है, इंटीमेट है, पब्लिक है, पर्सनल है, लेकिन इकोनॉमिकल स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं होता कि गरीब अमीर से बात अलग तरीके से करेगा और वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आप ज्यादातर देखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम का ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। 73 का होगा डी। उसके बाद काउंसलिंग आप किस चीज के इंप्रूवमेंट के लिए करवाते हैं, किस स्किल को डेवलप करने के लिए, तब आप डिसीजन मेकिंग को डेवलप करने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग की जरूरत तभी पड़ती है जब अपने डिसीजन लेने में हमें डिफिकल्टी आती है। 74 का सी। 75 है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के तहत कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इनकोडिंग के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन चैनल से बाहर आई है उसको फाइनली इंटरप्रेट करना, समझना कि भाई क्या कहने की कोशिश हो रही है, और अपने भी कुछ उसमें थॉट डाल देना। तो ऐसा इनकोडिंग में नहीं, हम डिकोडिंग में करते हैं, ये गलत। और दूसरा है कि भाई डिकोडिंग के अंदर चैनल से चैनल तक जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, चैनल पे भेजने से पहले आपकी ड्यूटी है कि कुछ ऐसी एलिमेंट उसमें डाले जाएं ताकि
चैनल से बाहर जब इन्फॉर्मेशन निकले तब जाके आपको समझ में आ जाए। तो ये काम हम इनकोडिंग में करते हैं, नॉट इन डिकोडिंग। ये भी गलत, उल्टा लिखा हुआ है। जो चीज इनकोडिंग में होती है वो डिकोडिंग लिखा है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे दोनों ही, और सही कौन से होंगे? कोई भी नहीं, यानी डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद है यहाँ पे 76 नंबर, 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना परसेंट है? इतने का 49 एक 50, 125 इंटू 8 यानी 250 इंटू 4 ये 1000, ये होगा 5% ए। उसके बाद ये जो डेटा है इसके मीन और मीडियन आप निकाल लीजिए। तो मीन निकालने के लिए जोड़ के जितने हैं उनसे डिवाइड करना होता है। 50, 20, 70, 70, 15, 85, 85 और 16, 101, 101 और 9, 110, 110 और 22, 132 और 8, 140, बटे में करेंगे 3, 3, 6, 1, 7, आंसर आएगा 20, मीडियन विल बी 20। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे बिकॉज मीन की पोजीशन पहली है तो वहां पे 20 आना चाहिए। मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा 8 है, फिर 9 है, फिर आपका 15 है, 16 है, 20 है, 22 है, 6 हो गया, अंतिम में 50 है। कितने हैं? ये आपके 7 हैं, तो 3 इधर काट दिया, ये आ गया आपको 16। मीडियन आ चुका है 16, तो मीन 20 मीडियन 16, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें 78 नंबर में कोई ऋतु हैं जिनके पास 400 आम रखे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने 60 आम बेचे, फिर उसके बाद 80, फिर 120 और बाद में 140। जो उन्होंने पहले 60 आम बेचे थे वो 25% प्रॉफिट पे, जो बाद वाले 80 हैं वो 20% प्रॉफिट पे, फिर 120 उन्होंने बेचे 10% प्रॉफिट पे, लेकिन 140 आम इन्होंने बेचे 20% लॉस पे, तो -20। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज से आसानी से हम बता लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन को इजी क्यों ना कर लिया जाए, इन सब का रेशियो ले लिया जाए। 23 जा, 24 जा, 26 जा, 27 जा, 25 तिहाई 75, 60 गुणे 25 से यही अच्छा है कि 25 तिहाई कर लिया जाए। 75, 24 जा 80, 10 6 जा 60 और 27 जा 140। तो 6 8 14 और ये 14 कट गया। 75 बाई 20, 20 40, 10 50, 50 में से 20 गया 30, 75 बटे 30, 5 15 जा 5 6 जा। लेकिन क्या हमने इन सबको सही जोड़ा है? 25 20 45 10 55 में 20 गया 35, 75 बटे 35 आ रहा है। तो यहां से 15/7 यानी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, डी। फिर 79 नंबर है, यहां से ये सीरीज कंप्लीट करिए। ये 2 का गैप, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, इधर 10 का गैप है, ये हो जाएगा 20 और 10 30। उसके बाद मोड और मीडियन को जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो मोड का मतलब है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया। तो यहाँ पे 13 3 बार आया, बाकी कोई 3 बार नहीं आया। मोड है आपका 13। मीडियन अब निकाल लेंगे, कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में सजा के 11 11 12 12, फिर 13 13 13, फिर उसके बाद 15 और 18। तो ये कुल मिला के 4 4 8 और 1 9 है। तो 4 लेफ्ट हैंड साइड से, 4 राइट हैंड साइड से, तो ये आ गया 13। मोड भी 13, मीडियन भी, तो दोनों मिला के हो जाएगा 26 सी। 81 नंबर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से। प्रेजेंट एज फादर की कितनी है? 3 गुना सन के मुकाबले। तो प्रेजेंट में ये फादर, ये सन, इसकी x तो इसकी 3x। 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद इनकी भी 4 साल बढ़ी, इनकी भी 4 साल बढ़ी। तब फादर वर्सेस सन का रेशियो हुआ ये, और ये किसके बराबर अपने को दिया है? 13/5। 15x प्लस 20, 13x प्लस 52, 2x 32, x हुआ 16। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 16 तियां 48 से। उसके बाद 82 नंबर,
इसको सॉल्व करने मत बैठिएगा, कौन सी इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है इस बात को चेक करिएगा बस। तो ऊपर समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग यानी a का क्यूब, और यही चीज हमको यहाँ भी दिख रही है, सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन b का क्यूब, ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर, इधर भी 2 बार b स्क्वायर, और ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये माइनस के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे दिया ही है, ये कट गया, a प्लस बी कुल मिला के कर दीजिए 0.06 प्लस 0.04 0.10 a। उसके बाद 83 है टाइम एंड वर्क से। कुछ लोग यहाँ पर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया मैन इंटू डेज x इंटू 40। ये काम तब भी कंप्लीट हो जाएगा अगर 6 आदमी ज़्यादा करें। यही काम बराबर होगा x प्लस 6 8 कम दिन में करें, 40 में 8 गया 32, तो 40x इज इक्वल टू 32x प्लस 32 इंटू 6, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 192। 8x इज इक्वल टू 192, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो यहां से हो गया 24 आदमी थे शुरू में, सी। अब इसमें 84 नंबर है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से गोल होते हैं। तो पहला है टू सेंड एंड रिसीव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बस यही तो चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, वो चली जाए, और अगर उधर से आ रही हो तो रिसीव हो जाए, ए। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, टू इंक्रीज द नेगेटिव कन्फ्लिक्ट, ये कोई पर्पस नहीं हुआ। हालांकि ये सब चीजें हो जाती हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन इसलिए तो कम्युनिकेशन नहीं होता ना। टू प्रमोट ग्रेप वाइन, अफवाह को बढ़ावा देना, गलत। पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राजनीति वहां पे करना, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये सब नहीं होता ऑब्जेक्टिव। 85 नंबर है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा टाइप नहीं है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम अप है, क्रिस क्रॉस है, जिगजैग नहीं है। अगर जिगजैग हुआ तो इसको कहते हैं ग्रेप वाइन, सी। 86 नंबर में सही कौन कौन से कथन है ये बताइए। तो पहला है लिसनिंग इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, अगर हम किसी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है, हमको बस ऐसे ही सुनाई दे रहा है, ये गलत। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गलत है, जबकि लिसनिंग में हमारे माइंड पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हियरिंग इज डेलिब्रेटिव प्रोसेस, हियरिंग का मतलब है कि मान लीजिए आप बैठे हैं कमरे के अंदर, पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप जानबूझ के सुनते हैं क्या उसको? नहीं, ये इनवॉलेंट्री है, इसमें हमारी गलती नहीं होती। तो ये दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। तो सही कौन से हैं? कोई भी नहीं, नाइदर 1 और 2, डी। 87 नंबर में है मैच दी फॉलोइंग, सीमेंटिक बैरियर, इसका मतलब भाषा संबंधी। अब इसमें फॉल्टी ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हुआ अगर, तो भाषा की दिक्कत आ जाएगी। सीमेंटिक, ए की मिलानी है 4 से, ए का होगा 4। ए का 4 कहाँ पे दिया है? सिर्फ एक ऑप्शन में, सी में, इतने से ही काम हो गया। बाकी आप देख लीजिए फिजियोलॉजिकल में डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप कोई बात बता रहा है अपनी, आप उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, बी का होगा 2, वही दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसमें अगर हायरार्किकल रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप नीचे से ऊपर अपनी बात कह ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, सी का होगा 1। इंटरपर्सनल, एक दूसरे से बात करते समय अगर आपको झिझक है, इसका मतलब ये है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लैक ऑफ अवेयरनेस, डी का होगा 3। 88 नंबर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन जिस लिए आप कर रहे हैं वो पर्पस पूरा हो जाए। इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है, फीचर नहीं है, मतलब इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, ये तो है ही नहीं, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। देयर इज अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल मतलब हाथ मिलाना और ये सब जरूरी नहीं है बिल्कुल। फीडबैक इट इज नॉट नेसेसरी, अरे बिल्कुल नेसेसरी है, अदरवाइज 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये तीनों ही फीचर नहीं है, ऑल ऑफ द अबव, डी।
उसके बाद 89 नंबर है, एक आदमी वेस्ट की तरफ देख रहा है। सबसे पहले वो 45 क्लॉकवाइज चलता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में 180। तो टोटल क्लॉकवाइज उसने कितना चला, 180 प्लस 45 225। इसके बाद वो 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट वो कितना चला, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज 225 माइनस 270 माइनस 45। अभी माइनस 45 आपको ये बताता है कि जैसे अभी ये ऐसे वेस्ट में देख रहा है, आप माइनस 45 चल लो, उसकी करंट डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नीचे की तरफ, और 45 मतलब ये एंगल, तो ये उसकी फाइनल डायरेक्शन हो गई। इसे क्या कहते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट ए। उसके बाद मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मोर देन, ये लेस देन, ये आपको मीडियन दे रहा है, ये पता होना चाहिए। मोर देन और लेस देन के बीच का इंटरसेक्शन आपको मीडियन देता है, जिसको हम मैक्सिमम परसेंटाइल का आधा 50th परसेंटाइल बोलते हैं, सी। उसके बाद 91 नंबर है कि एक किताब में 300 पेज हैं और हर एक पेज में 20 लाइन है और हर एक लाइन में 10-10 वर्ड हैं। तो टोटल वर्ड कितने होंगे, सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए बस। 300 इंटू 20 इंटू 10, 600 दहम 600 नहीं 6000 दहम 60,000 बी। हमको ये पता था एक लाइन में 10 वर्ड है और ऐसी 20 लाइन है, तो टोटल वर्ड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो एक पेज में हमारे को वर्ड मिल गए। ऐसे ऐसे 300 पेज हैं तो 300 से और गुणा कर लिया। 92 नंबर है सिलोजिज्म, ऑल एनिमल आर डॉग, ये जितने भी एनिमल हैं सब डॉग। ऑल डॉग्स आर बर्ड, सारे डॉग बर्ड। ऑल एनिमल्स आर बर्ड, जितने भी एनिमल हैं सारे बर्ड हैं, ये जितने भी एनिमल हैं सारे बर्ड ही तो हैं, सही है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ये बड़ा सर्कल कभी भी छोटे के अंदर नहीं आ सकता, ये गलत, तो सही कौन सा हुआ, ओनली वन फॉलोज ए। उसके बाद 93 नंबर में ये है कि जो वर्ड है कंफर्टेबल, इससे इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। फोर्ट बन जाएगा, टेबल, कंफर्ट, ये सब तो बन ही जाएगा, ऊपर सीधे प्रतीत हो रहा है। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट में यू है। क्या आपको यू ऊपर दिख रहा है, नहीं ना। 94 नंबर है कि जिस तरीके से विक्ट्री का संबंध इनकरेजमेंट के साथ है, तो फेलियर का किसके साथ होगा। जब आपको जीत मिलती है तब आप इनकरेज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको हार मिलती है तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन, निराशा होती है, डी। 95 नंबर है वीन डायग्राम से ब्रिंजल, मीट और वेजिटेबल के बीच में रिलेशन बताइए। जितने भी बैगन हैं वो वेजिटेबल हैं, बाकी आपका मीट अलग है। इस तरीके का फिगर बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर हो गया बी। अब इसमें 96 नंबर में स्ट्रेस के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला है कि स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहर की चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी प्रभावित हो, इंटरनल मतलब अंदर की वजह से, जो भी अंदर चीज़ें चल रही हैं, सही है ये। दूसरा है, मतलब दूसरा इस वजह से चेक करना है क्योंकि पता चले बाकी क्यों गलत हैं। स्ट्रेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि वो हर व्यक्ति पर समान प्रभाव डालता है। अगर ये वाला बंदा स्ट्रेस से एक तरीके से इफेक्टेड है तो ये वाला भी उसी तरीके से इफेक्टेड होगा, गलत। स्ट्रेस में सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, ये गलत है। दूसरा है कि स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो, नहीं, स्ट्रेस से पीड़ित एक ना एक दिन सभी हो जाते हैं। स्ट्रेस से डरने की जरूरत है ऑप्शन डी के हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं। 97 नंबर है कि यू स्ट्रेस के कौन कौन से फीचर नहीं है। यू स्ट्रेस का बेसिक मतलब है पॉजिटिव स्ट्रेस, जो काम के प्रति आपकी सीरियसनेस और हल्की चिंता को बढ़ा दे। इट हेल्प्स अस इम्प्रूव अवर कंसंट्रेशन, सही बात है। यू स्ट्रेस तभी आता है जब आपको फील हो कि आप काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है, सही है, और जो है वो हम नहीं लेंगे। इट में रिजल्ट इन सेवरल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी नींद ना आने और याददाश्त जाने का कारण बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से। क्या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको डिप्रेशन में ला सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये काम डी स्ट्रेस का है, नेगेटिव स्ट्रेस का, तो बी और सी दोनों सही हैं, डी। अब इसमें 98 नंबर है कि कौन सा इसमें वर्ड है चारों ऑप्शन में से जो कन्फ्लिक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करे।
कन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो कहीं भी आ सकती है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज इनएविटेबल। ए यहां से सही है। एडोरेबल बिल्कुल भी नहीं है, कन्फ्लिक्ट को कोई गले लगा के घूमता नहीं है। इग्नोरेबल इग्नोर कोई कर नहीं सकता है। अदर देन गिवन ऑप्शन ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। 99 नंबर है कि कन्फ्लिक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट इंटरपर्सनल व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है, मतलब मन गढ़ंत कुछ बात सोच ली और आप कन्फ्लिक्ट में आ गए। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप सभी में हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 100 नंबर है लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी नहीं हो सकती। इंटीग्रिटी, सबको एकीकृत करके रखना, सही बात है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हो ही नहीं सकता, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है लीडर आप बन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में दिख ही जाते हैं। खैर, डिसट्रस्ट, अगर आपको विश्वास ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर तब आप लीडर नहीं बन पाएंगे। बी और सी बोथ। डी,